टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो गाइस, लेखांकन अवधारणाओं के अंतर्गत आज हमें अगली अवधारणा को डिस्कस करना है जिसका नाम होगा आय वसूली अवधारणा। आय वसूली अवधारणा। इस अवधारणा को इंग्लिश में कहा जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। या तो कह दो रेवेन्यू रियलाइजेशन या कह दो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो यह अवधारणा हमें क्या बताती है? देखिए, इस अवधारणा के नाम से स्पष्ट हो रहा है। यह अवधारणा क्या कहती है? आय वसूली अवधारणा, मतलब आय की वसूली कब मानी जाएगी। आय की वसूली का अर्थ है आय कब कमाई भी मानी जाएगी। आय वसूली का अर्थ नकद प्राप्ति से नहीं होता है। आय वसूली का अर्थ होता है कि कब हम उस आय को, अर्जित किया हुआ, कमाया हुआ किसी आय को कब मानेंगे। तो इस अवधारणा के अनुसार आय उस समय कमाई हुई मानी जाती है जिस समय आपने या तो सेवाएं प्रदान कर दी हो या फिर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को कर दिया हो। अर्थात माल अथवा सेवाओं को प्रदान करने के बदले जब आपको भुगतान प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है तो आप उसे आय कह सकते हैं। भले ही आपको उस समय कैश मिला हो, रोकड़ मिला हो अथवा ना मिला हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहां पे 1 जनवरी 2012 को, 1 जनवरी 2020 को आपने माल का क्या किया सर? विक्रय किया, जबकि इसके रुपए आपको इस दिन प्राप्त नहीं हुए। इसका जो भुगतान आपको प्राप्त हुआ वो 1 अप्रैल 2020 को प्राप्त हुआ। यहां भुगतान मिला। मान लो यहां पे आपने माल का विक्रय किया इस तारीख को, और ये जो माल के विक्रय के बदले आपको जो रोकड़ प्राप्त होनी थी वो रोकड़ आपको प्राप्त कब हुई सर? 1 अप्रैल 2020 को प्राप्त हुई। तो जिस समय आपने माल का विक्रय किया है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया है, उसी समय ये आपकी आय मान ली जाएगी। तो ये आय आपकी कब की मानी जाएगी? आय को आप रिकॉर्ड करेंगे 1 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 1 अप्रैल 2020 को, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को इस आय का भुगतान आपको प्राप्त हो रहा है। आय उसी समय मान ली जाएगी जिस समय आपने माल का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया था या सेवाएं प्रदान कर दी थी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने आपको 1 मार्च 2020 को नकद भुगतान किया। आपने किसी व्यक्ति से नगद प्राप्त किया और ये नगद प्राप्त आपने अग्रिम प्राप्त किया। मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि भाई आप हमें 50,000 रुपए का माल भेज देंगे। हमने उससे कहा कि भाई आप 20,000 रुपए एडवांस में भेज दो। तो 1 मार्च 2020 को 20,000 रुपए आपको एडवांस में प्राप्त हो गए, जबकि आपने इस नगद अग्रिम प्राप्ति के लिए जो माल का विक्रय करना था वो माल का विक्रय आपने 1 अप्रैल 2020 को किया माल का विक्रय। तो विक्रय आपने यहां पे किया। तो जो अग्रिम प्राप्त हुए थे नगद, उसको आपको आय नहीं मानना है। आय कब मानी जाएगी? जब आपने माल का क्या कर दिया? विक्रय कर दिया हो। तो आय कब रिकॉर्ड की जाएगी सर? आय रिकॉर्ड की जाएगी 1 अप्रैल 2020 को, यहां पे इस कंडीशन में रिकॉर्ड की जाएगी। तो देखिए, भुगतान आपको कब प्राप्त होता है वो मैटर नहीं है। भुगतान आपको सेम डे भी प्राप्त हो सकता है। जिस दिन आपने माल बेचा है उस दिन भी आपको भुगतान मिल सकता है, और जिस दिन आपने माल बेचा उस दिन भुगतान ना प्राप्त होकर उसके बाद भी भुगतान प्राप्त हो सकता है। या भुगतान आपको पहले एडवांस में भी मिल सकता है। भुगतान से आय का कोई लेना देना नहीं है। आय कब मानी जाएगी? आय उस समय मानी जाएगी जिस समय आपने माल का स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया, अर्थात
माल की बिक्री कर दी हो, और जिस दिन आप माल का विक्रय कर देते हो उसी दिन आप उस विक्रय के बदले प्रतिफल प्राप्त करने के कानूनी रूप से अधिकारी हो जाते हो। तो आय को रिकॉर्ड कब किया जाता है सर? जिस दिन माल का विक्रय किया जाएगा, ना कि नगद प्राप्त हो रहा है उस दिन। नगद प्राप्ति के दिन आप आय को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिस दिन विक्रय कर रहे हैं उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। ये बात कौन बोलता है? आय वसूली अवधारणा कहती है। तो लिखेंगे हम इस अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार आय वसूली कब मानी जाएगी सर? इस अवधारणा के अनुसार आय वसूली उस समय मानी जाती है, आय वसूल हुई उस समय मानी जाती है। किस समय? जब कब? जब माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित कर दिया गया है। जिस समय आपने माल का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया है उसी समय, अर्थात विक्रय कर दी हो, विक्रय के समय जब आपने माल का विक्रय कर दिया, अर्थात जिस समय आपने माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया हो उस समय आपकी आय वसूली मानी जाती है। तो इस अवधारणा के अनुसार आय वसूली किस समय मानी जाएगी? इस अवधारणा के अनुसार आय वसूली उस समय मानी जाती है जब माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो गया, अर्थात आपने माल का विक्रय कर दिया हो और कानूनी रूप से क्रेता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया हो। यानी कि आप जब वो क्रेता भुगतान के लिए उत्तरदायी हो गए, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अधिकारी हो गए हैं भुगतान को प्राप्त करने के। तो जब आपने माल का विक्रय किया उस समय आपकी आय वसूली मान ली जाएगी, भले ही उस समय आपको नगद प्राप्त हो गई हो या ना हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात आय वसूली का संबंध किससे नहीं होता? नगद प्राप्ति से नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ कुछ अपवाद भी है आय वसूली के। हमने क्या कहा कि आय वसूली विक्रय के समय मानी जाती है, नगद प्राप्ति के समय आय वसूली नहीं मानी जाती। तो इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं इस नियम के। अपवाद, इसके अपवाद कौन कौन से? देखो, इसके अपवादों पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके आपको 3 अपवाद ध्यान रखने हैं। जब कोई सेवा प्रदाता हो, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले लोग हैं, जैसे वकील हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, तो ये सेवा प्रदाता जो है इनके संबंध में आय वसूली उस समय मानी जाती है जब नगद प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः एक व्यापारिक संस्था के लिए आय वसूली विक्रय के समय मानी जाती है, नगद प्राप्ति के समय नहीं मानी जाती। लेकिन आपका सेवा प्रदाता की दशा में आय वसूली नगद प्राप्ति के समय मानी जाती है, सेवा देने के समय नहीं मानी जाती। तो सेवा प्रदाता की आय वसूली, यहां पे नोट नंबर 1 अपवाद पहला है, सेवा प्रदाता की दशा में, सेवा प्रदाता की दशा में आय वसूली नकद प्राप्ति के समय मानी जाती है, नगद प्राप्ति के समय मानी जाती है। दूसरा जो इसका अपवाद है, दूसरा अपवाद होगा आपके लिए, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ कंपनियां या फिर कुछ व्यावसायिक उपक्रम इस प्रकार के होते हैं जो ठेका लेने का कार्य करते हैं। ठेका लेने का अर्थ क्या हो गया सर? बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, या सड़क पुल बनाने के लिए ठेका लिया गया है। तो कुछ लंबी अवधि तक कुछ ठेका कार्य चलते रहते हैं। तो उन ठेका कार्यों के संबंध में आय वसूली आपके हस्तांतरण के समय, स्वामित्व हस्तांतरण के समय नहीं होगी। जितना ठेका आप पूर्ण कर चुके हैं तो उस अनुपात में आय वसूली मानी जाएगी। जितना आप
लागत उस पे लगा चुके हैं ठेके में, उस लागत के अनुपात में या पूर्ण ठेके के अनुपात में आपकी आय वसूली मानी जाएगी। तो लंबी अवधि तक चलने वाले ठेका कार्यों में क्या करना है, लंबी अवधि तक चलने वाले ठेका कार्यों में, जो ठेका कार्य लंबी अवधि तक चलेंगे उनमें ठेका लागत के अनुपात में, किस अनुपात में सर, ठेका लागत के अनुपात में आय वसूली मानी जाती है। मतलब आय वसूली यहां ठेका कार्य के संबंध में उस समय मानी जाएगी जो आपने वर्ष के अंत तक जितना ठेका कार्य पूर्ण कर दिया, अर्थात जितने लागत उस ठेके पर लगा चुके हैं उसी के अनुपात में आप आय ज्ञात करेंगे। तीसरा होगा आपका अपवाद इसका किस्त विक्रय पद्धति के आधार पर। कई बार क्या होता है, कुछ संस्थाएं अपने माल को किस्तों के आधार पर विक्रय करती है। तो जब माल को किस्तों के आधार पर विक्रय किया गया है तो जितनी राशि किस्त की वसूल हो चुकी है, वसूल की गई किस्त की राशि को आय माना जाता है, ना कि विक्रय के समय। क्योंकि किस्त विक्रय के आधार पर स्वामित्व हस्तांतरण तब होता है जब सारी किस्तों का भुगतान क्रेता द्वारा कर दिया जाता है। तो यहां पे किस्तों में जितनी किस्तें प्राप्त हो जाएगी उतनी आपकी आय मानी जाएगी, और अंत में जब पूरी किस्तें प्राप्त हो जाएगी तो संपूर्ण आपकी आय हो जाएगी। तो किस्त विक्रय के आधार पर स्वामित्व हस्तांतरण कब माना जाता है, जब सारी किस्तों का भुगतान हो जाता है। तो आपको यहाँ किस्त विक्रय में कौन सी राशि आपकी आय होगी सर, जितनी किस्तें प्राप्त हो चुकी। तो किस्त विक्रय पद्धति के आधार पर, किस्त विक्रय पद्धति के आधार पर विक्रय की दशा में प्राप्त किस्तों की राशि, जितनी किस्तें आपको प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त किस्तों की राशि आय मानी जाती है। तो सामान्य, अगर हम सामान्यतः बात करें तो आय कब मानी जाती है, जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है, चाहे नगद मिला हो या ना मिला हो। लेकिन अपवाद स्वरूप 3 परिस्थितियां हैं। सेवा प्रदाता की दशा में आय वसूली नगद प्राप्ति के समय मानी जाती है, ठेका कार्य में ठेका लागत के अनुपात में आय वसूली होती है, जबकि विक्रय किस्त विक्रय पद्धति के आधार पर अगर आपने माल का विक्रय किया, कौन सी पद्धति के आधार पर सर, किस्त विक्रय पद्धति के आधार पर अगर माल का विक्रय किया गया हो, तो यह ध्यान रखना है किस्तों में जब आपने कोई विक्रय किया हो जिसका भुगतान आपको किस्तों में मिलना है, तो सारी किस्तें प्राप्त होने पर ही स्वामित्व हस्तांतरण होता है। इसलिए जितनी राशि किस्त की प्राप्त हो चुकी है उतनी आपकी आय है। तो ये आपकी है आय वसूली अवधारणा। इसके बाद हम अगली अवधारणा पर चर्चा करेंगे, मिलान अवधारणा पर। अगली अवधारणा होगी हमारी मिलान अवधारणा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है? जब भी कोई व्यापारी व्यापार करता है तो उसको व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो वर्ष के अंत में, एक लेखांकन वर्ष के अंत में व्यापारी अपने पूरे वर्ष के दौरान उसने जो भी आय कमाई है उन आयों को उसी अवधि के खर्चों के साथ मिलान करके लाभ हानि की गणना करता है। यानी कि मान लीजिए एक व्यापारी ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019 तक इस अवधि के दौरान कितनी आय कमाई है, अर्थात कितनी आय अर्जित की है,
उस अर्जित आय का, इस अवधि के दौरान अर्जित की गई आय को हम मिलान करेंगे इसी अवधि के, सेम अवधि के व्ययों के साथ। व्यय कौन से व्यय? इस अवधि के दौरान जो व्यय हुए उन व्ययों के साथ इसका मिलान करेंगे और मिलान करके हम देखेंगे भाई आय कितनी थी, खर्चे कितने हुए, आय में से खर्चे घटा के हम क्या ज्ञात करेंगे? लाभ ज्ञात करेंगे। हो सकता है कई बार खर्चे ज्यादा हो जाए, आय कम हो जाए तो हानि भी हो सकती है। तो वर्ष के अंत में यानी लेखांकन वर्ष के अंत में एक निश्चित या विशेष अवधि की आय का मिलान उसी अवधि के व्ययों के साथ करके लाभ हानि की गणना की जाती है। तो आय मिलान मिलान अवधारणा क्या कहती है कि लेखांकन वर्ष के अंत में विशेष अवधि की आय का उसी अवधि के व्ययों के साथ मिलान किया जाता है और मिलान करके क्या ज्ञात किया जाता है? लाभ या हानि को ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आय और व्यय है इनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आय और व्ययों अर्जन अवधारणा के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं। अर्जन अवधारणा क्या होती है इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले आप लिखिए मिलान अवधारणा में क्या होता है, क्या कहती है मिलान अवधारणा? मिलान अवधारणा कहती है कि भाई आप एक विशेष अवधि की आय का मिलान क्या करो, किससे करो? उसी अवधि के व्ययों के साथ करके और लाभ हानि की गणना करो। तो इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार एक अवधि विशेष में अर्जित आय का मिलान उसी अवधि में आय अर्जन हेतु किए गए व्ययों के साथ करके लाभ हानि की गणना की जानी चाहिए। क्या कहती है मिलान अवधारणा? मिलान अवधारणा कहती है भी लाभ हानि की गणना करनी है आपको। और किस प्रकार करनी है? एक विशेष अवधि की में जो आपने आय कमाई है उस विशेष अवधि की आय को उसी अवधि में उसी आय को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं उन खर्चों को मिलान करो। आय को खर्चों के साथ मिलान करके लाभ हानि की गणना करो। और यहां पे हमने एक बात विशेष क्या ध्यान रखनी है, आय का अर्थ सामान्यतः है, आय का अर्थ किससे लिया जाता है? विक्रय से या स्वामित्व हस्तांतरण के समय आय वसूली भी मानी जाती है। हमने इससे पीछे वाले उदाहरण में पढ़ा है। तो आय का संबंध किससे नहीं होता? नगद प्राप्ति से नहीं होता। तो आय और व्ययों को दोनों को जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ये उपार्जन आधार पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आय तथा व्ययों को आय तथा व्ययों को उपार्जन आधार पर, कौन से आधार पर? उपार्जन आधार पर पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। कौन से आधार पर? उपार्जन आधार पर पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये उपार्जन आधार क्या कहता है? चलिए उपार्जन आधार पे चर्चा कर लेते हैं। उपार्जन आधार, तो ये उपार्जन आधार का अर्थ क्या है? सिंपल सी बात है। देखिए उपार्जन आधार में हम क्या करते हैं, आय उस समय लेखा पुस्तकों में दर्ज की जाती है जब वह आय आपने कमा ली हो, भले ही भुगतान आपको नगद प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो। आय उस समय दर्ज की जाती है जब उस आय को
अर्जित कर लिया गया हो, अर्जित कर लिया हो, भले ही नकद प्राप्त हुआ अथवा नहीं। तो ये क्या ध्यान रखना है सर, ये ध्यान रखना है कि आपको रोकड़ मिली या नहीं मिली, लेकिन आपने जब आय कमा ली है उस समय उसे लेखा पुस्तकों में दर्ज करो। और आय किस समय कमाई भी मानी जाती है, ये हमने इससे पीछे वाली अवधारणा आय वसूली अवधारणा में चर्चा की है। इसी तरह उपार्जन अवधारणा, उपार्जन आधार पे दूसरी बात और आ जाती है, वो आती है व्ययों के संबंध में। क्या बात आती है व्यय के संबंध में? क्या बात आ रही है, जो व्यय जो आपने आय कमाने के लिए जिस वर्ष में आपकी सहायता करते हैं उसी वर्ष में लेखा पुस्तकों में उसे दर्ज किया जाएगा, चाहे आपने नकद भुगतान किया हो या नहीं किया हो। तो यहां लिखेंगे व्यय, जो कौन सी व्यय? व्यय जो आय कमाने के लिए, आय अर्जित करने के लिए, जो आपने वह आय अर्जित करने के लिए वह जो आय अर्जित करने के लिए जिस वर्ष में सहायता करते हैं, जिस वर्ष में किए गए हो, वह जो आय अर्जित करने के लिए जिस वर्ष में किए गए हों, उसी वर्ष में, उसी वर्ष लेखा पुस्तकों में उन व्ययों को दर्ज किया जाएगा, उन व्ययों को दर्ज किया जाएगा, भले ही नकद भुगतान किया हो अथवा ना किया हो, अथवा ना किया हो। तो आपने भुगतान किया या नहीं किया, आपने व्यय कर दिए, खर्चे आपके हो चुके हैं आय को कमाने के लिए, तो जिस वर्ष की आय को कमाने के लिए आपने व्यय किए हैं उसी वर्ष में उन व्ययों को आप दर्ज करेंगे, चाहे आपने नगद भुगतान किया अथवा नहीं किया। तो ये आपकी मिलान अवधारणा है। मिलान अवधारणा में आय और व्ययों को इस आधार पर दर्ज करेंगे और एक विशेष अवधि के आय और व्ययों को मिलान करके लाभ हानि की गणना करेंगे। ये कौन कहता है सर? ये मिलान अवधारणा कहती है। और लास्ट जो अपनी अवधारणा है, कुल 9 अवधारणाएं हमने आपसे डिस्कस की थी कि 9 अवधारणाओं के आधार पर हमें लेखा पुस्तकें बनानी है। तो लास्ट अवधारणा 8 अवधारणाएं यहां तक हो चुकी है। 9वीं अवधारणा है वस्तुपरकता की अवधारणा। वस्तुपरकता की अवधारणा। ये वस्तुपरकता की अवधारणा क्या कहती है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि भाई आप जब भी लेखा पुस्तकों में किसी भी व्यवहार को दर्ज करोगे तो आपके पास उस व्यवहार से संबंधित कोई ना कोई सबूत यानी कि कोई ना कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप सबूतों के आधार पर आप व्यवहारों को दर्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माल का विक्रय किया हो और नगद की बजाय चेक प्राप्त कर लिया हो, तो माल के विक्रय से संबंधित आपके पास बिल होगा और इसी के साथ जो पार्टी से आपको चेक मिला है उस चेक का भी आपके पास उचित प्रमाणक होगा। तो बिल, विक्रय के बिल और उचित चेक के उचित प्रमाणक के आधार पर आपको लेखा पुस्तकों में क्या करना है? व्यवहार को दर्ज करना है,
तो ये सिर्फ इतनी ही बात कही जाती है कि लेन देनों को पर्याप्त एवं सही प्रमाणकों के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। वस्तुपरकता की अवधारणा क्या कहती है? लेन देनों को उचित प्रमाणकों के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। सीधी सी बात यही है कि वस्तुपरकता की अवधारणा आपको कहती है कि कोई भी लेन देन जो आपको लेखा पुस्तकों में दर्ज करना है, उसके लिए आपके पास उचित प्रमाणक यानी कि उचित सबूत आपके पास होना चाहिए। बिना किसी सबूत के आप किसी भी पक्षपात के आधार पर लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज नहीं करेंगे। अगर आपका कोई विशेष आपकी थिंकिंग है या कोई विशेष आपकी कोई धारणा है, तो उस धारणा को आपको अकाउंट्स में नहीं उपयोग में लेना है। व्यक्तिगत अवधारणाओं को उपयोग में ना लेकर प्रमाणकों के आधार पर आप क्या करो, लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करो। बस इतनी सी बात वस्तुपरकता अवधारणा में कही गई है। तो ये थी अपनी अवधारणाएं। अब इसके बाद हमारा रह जाता है कुछ परंपराएं। तो अगले वीडियो में हम परंपराओं पे डिस्कस करेंगे। अवधारणाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी प्रकार महत्वपूर्ण आपकी परंपराएं हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन संस्थान है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ केवल सपने नहीं दिखाता, अपितु उनको साकार करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके लिए हमारे विद्यालय से जुड़ा हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ आज स्टेट मेरिट का पर्याय बन गई है। स्टेट मेरिट का यह सुनहरा स्वप्न हमने 31 बार साकार किया है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी हर रुचि पर ध्यान दिया जाता है। हमारे संस्थान में अथक मेहनत, बेहतर सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीम के साथ होनहारों को तैयार किया जाता है। एडवांस टीचिंग टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, स्टडी पैटर्न, अत्याधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त गर्ल्स और बॉयज के लिए पृथक पृथक हॉस्टल, इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन, यहाँ की पढ़ाई और बीच में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, जिससे अपने बच्चों के बारे में मान लो पता रहता है कैसा है क्या है। और यहाँ के टीचर्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल पॉजिटिव हैं, स्टडी अच्छी कराते हैं। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़।